सो यार कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2003 में आई क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी किल बिल वॉल्यूम 1 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इस फिल्म की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको पक्का पसंद आने वाली है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। सो यार अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम लोग चर्च में खून से लथपथ दुल्हन के लिबास में एक लड़की को देख पाते हैं, जिसके पास जूता पहना हुआ एक इंसान आता है और इसके घाव को पोंछता हुआ कहता है, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो जाने मन कि मोनालिसा भी तुमसे शर्मा जाए। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये इंसान इतना कह रहा होता है कि तभी हमें बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाज आती है और एक गोली इसके सिर के आर पार हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लोग कैलिफोर्निया में पासाडीना नाम की एक जगह को देख पाते हैं, जहां पर एक फाइट लेडी जिसका नाम ब्राइड होता है अपनी गाड़ी से उतरती है और इस घर के अंदर दाखिल होती है, जहां हमारी नजर एक ब्लैक लेडी पर पड़ती है जिसका नाम वर्नीटा होता है। एक दूसरे को सामने देखकर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये दोनों एक बड़ी सी खिड़की के पास पहुंचते हैं। यहीं पर हमें एक हॉर्न सुनाई पड़ता है, जिसके कुछ क्षण बाद वर्नीटा के दरवाजे पर एक स्कूल बस आकर रुकती है और उसमें से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकलकर इसके घर के अंदर दाखिल होती है। अपने सामने इस लड़की को देखकर वर्नीटा अपने हाथ में पड़े हुए चाकू को पीछे छुपा लेती है, जिसे फॉलो करती हुई ब्राइड भी ऐसा ही करती है। आगे वर्नीटा इस छोटी सी लड़की से कहती है, बेटी निकी तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक बाहर मत आना तब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। आगे ब्राइड इस लड़की से पूछती है, निकी तुम कितने साल की हो? जिस पर निकी कहती है, मैं 4 साल की हूँ। इस बात को सुनने के बाद ब्राइड मायूस होकर कहती है, मेरी भी 4 साल की एक बेटी होती। जवाब में वर्नीटा कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो हम लोग रात में नदी के किनारे लड़ाई कर सकते हैं और वहां पर तुम मुझे मार देना। वैसे तुम मुझे मारकर कुछ अपना बहुत बड़ा हिसाब चुकता नहीं कर पाओगी। इस बात को सुनने के बाद ब्राइड कहती है कि मेरा हिसाब तब चुकता होगा जब मैं तुम्हें मारूंगी, ऊपर जाकर तुम्हारी बेटी को मारूंगी और फिर तुम्हारे हस्बैंड को मारूंगी। यहाँ पर ब्राइड ये सारा कुछ कह रही होती है कि वर्नीटा एक डब्बे में गन को छुपाकर इसे मारने की कोशिश करती है, पर जैसे तैसे करके ब्राइड खुद को बचा लेती है और पास पर एक चाकू से वर्नीटा पर हमला करती है। चाकू सीधे वर्नीटा के सीने में जाकर लगती है और वर्नीटा यहीं पर दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ गोली चलने की आवाज सुनकर निकी अपने कमरे से बाहर आती है। अपने सामने निकी को देखकर ब्राइड से कहती है, माफ करना निकी, पर तुम्हारी माँ इसी लायक थी। अगर तुम इसके मौत का बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहने के बाद ब्राइड इसके घर से बाहर चली जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहां पर ब्राइड अपने पास से एक पेपर निकालती है और उसमें मौजूद दूसरे नाम को कट करती है जिसमें वर्नीटा लिखा हुआ होता है। इस चीज को देखकर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि इसने ऑलरेडी 2 लोगों को मार दिया है और यह आगे भी बहुत लोगों को मारेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टाइम जंप होता है और हमें 4.5 साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हुआ एक चर्च के पास पहुंचता है। यहाँ पर इसका जूनियर इसके पास आकर कहता है कि सर, यहाँ पर तकरीबन 9 लोग थे जिन्हें कई लोगों ने मारने की कोशिश की है। आगे ये पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतरता हुआ चर्च के अंदर दाखिल होता है, जहां इसे ब्राइड का बेहोश हुआ शरीर मिलता है। ब्राइड को अपने सामने देखकर यह पुलिस ऑफिसर कहता है, उसने इसे भी मार डाला, जरा देखो इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं इसकी आंखें। यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर ये सारा कुछ कह रहा होता है कि तभी ब्राइड एक जोर की सिसकी लेती है। ब्राइड को ऐसा करते देख ये पुलिस ऑफिसर जोर से चिल्लाता है, यह अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, जाओ तुम लोग एम्बुलेंस लेकर आओ। इस ऑफिसर की बात सुनकर सारे पुलिस वाले एक्टिव हो जाते और फिल्म के अगले सीन में हम लोग ब्राइड को हॉस्पिटल में देख पाते, जहां पर वह कोमा में अपने बेड पर पड़ी हुई होती है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 6 महीने बाद, जहां हम लोग देख पाते हैं ब्राइड अभी भी कोमा में है और इसके पास एक औरत आती है और इसे जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर वह जैसे ही जहर वाले सुई को इंजेक्ट करने की कोशिश करती है कि तब इसके पास एक फोन कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ बिल नाम का एक इंसान होता है जो इससे कहता है, तुम कहाँ हो मेरी जान? जिस पर यह औरत जवाब देती है कि मैं उस लड़की के पास हूँ और इसे मारने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बिल कहता है, अगर तुम इस कंडीशन में उसे मारोगी तो यह कायरता होगी, तुम कायर नहीं हो ना, तुम इसे ठीक होने दो और जब यह ठीक हो जाएगी तो तुम उसे मार देना। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की
बड़े ही बेरुखी से कहती है ठीक है, और इतना कहने के बाद वह हॉस्पिटल से बाहर निकल पड़ती है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 4 साल बाद, जहां हम फिर से ब्राइड को देख पाते हैं, जहां पर इसके शरीर पर एक मच्छर बैठा हुआ होता है और इसका खून पी रहा होता है कि इसी क्रम में ब्राइड की आंखें खुलती है, यानी ब्राइड कोमा से जाग जाती है। कोमा से जागने के बाद ब्राइड को वह सारी बातें याद आती है कि कैसे 4.5 साल पहले वह शादी रचा रही थी और वह प्रेग्नेंट थी। इस बात को सोचने के बाद वह अपने सिर को टच करती है। चूंकि उस घटना को 4.5 साल बीत चुके होते हैं, इसीलिए इसके सिर पर कोई भी दाग या फिर निशान नहीं होता है। आगे ब्राइड अपने पेट को टच करती है, जहां पर इसे कोई भी बच्चा इसे नहीं मिलता। इस बात को देखकर वह सोचने लगती है कि इसका बच्चा उस इंसिडेंट में मर गया होगा। यहाँ पर ब्राइड बहुत ज्यादा निराश होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। काफी देर तक रोने के बाद वह खुद को आखिरकार संभाल लेती है। अगले क्षण ब्राइड को यहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर ब्राइड पहले की तरह बेड पर लेट जाती है। आगे हमारी नजर बक नाम के एक इंसान पर पड़ती है, जो किसी मोटे आदमी के साथ ब्राइड के पास आता है और इस मोटे इंसान से कहता है तुम्हें इसके साथ करने के $80 लगेंगे। यहाँ पर ये मोटा इंसान बक को $80 देता है, जिसके बाद बक इस कमरे से निकल पड़ता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग बक की, तो बक इस हॉस्पिटल का एक मामूली सा एम्प्लॉय था, जो हर रात पैसे लेकर ब्राइड का रेप करवाया करता था। आगे हम लोग इस इंसान को देख पाते हैं, जो इस बेड पर चढ़ता हुआ ब्राइड का रेप करने की कोशिश करता है। चूंकि ब्राइड कोमा से बाहर आ चुकी होती है, इसीलिए ब्राइड इस पर हमला करती है और इसे यहीं पर मार डालती है। इस इंसान को मारने के क्रम में ब्राइड अपने बेड से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि इसके दोनों पैर पैरालाइज्ड हैं। यहाँ पर ब्राइड ये सारा कुछ सोच रही होती है कि तभी यहाँ पर इसे बक के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद वह किसी तरह से खुद को घसीटती हुई दरवाजे के पास ले जाती है। और जब बक इस कमरे के अंदर दाखिल होता है, तब वह बक पर हमला करके इसे नीचे गिरा देती है और फिर इसके गर्दन को दरवाजे और चौखट के बीच में रखकर इसे मार डालती है। बक के मर जाने के बाद ब्राइड इसकी कार की चाबी लेती है और फिर व्हील चेयर से इसकी कार के पास पहुंचती है और कार की पिछली सीट पर बैठकर अपने पैर को हिलाने की कोशिश करती हुई कहती है पैर का अंगूठा हिलाओ, पैर का अंगूठा हिलाओ, पैर का अंगूठा हिलाओ। लगभग 13 घंटे की नायाब मेहनत के बाद ब्राइड अपने पैर के अंगूठे के साथ साथ अपने पूरे पैर को हिलाने में कामयाब होती है, जिसके बाद वह कार की पीछे वाली सीट से उतरकर आगे वाली सीट पर आती है और यहाँ पर उन सारे लोगों को मारने का प्लान करती है जिन्होंने इसका ये हश्र किया होता है। अपने 5 दुश्मनों में से सबसे पहले ब्राइड इस ओरेंग इसी को मारने का प्लान करती है, जो आधी जापानी, आधी चीनी और आधी अमेरिकन होती है और जो किसी टाइम में बिल की असिस्टेंट रहा करती थी। पर ओरेंग इसी को मारने का काम इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि अब तक वह जापान की माफिया डॉन बन चुकी होती है, जिसकी टीम में बहुत ही खतरनाक तलवारबाज होते हैं और जिन्हें पहचानने का तरीका ये होता है कि वो कुछ इस तरह के मास्क अपने चेहरे पर पहना करते हैं। इस बात को सोचने के बाद ब्राइड बक की कार को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। आगे हम लोग ब्राइड को एयरपोर्ट पर देख पाते हैं, जो जापान के एक शहर ओकानावा में पहुंचती है, जहां इसकी मुलाकात यहाँ पर एक तलवारबाज से होती है। यहाँ पर वह तलवारबाज के घर में काफी दिनों तक रहती है और फिर इस तलवारबाज से तलवारबाजी सीखती हुई इस तलवारबाज से एक तलवार बनाती है। यहीं पर ब्राइड को पता चलता है कि ओरेंग इसी टोक्यो के एक होटल में अभी रुकी हुई है। इस बात को सुनने के बाद ब्राइड जल्दबाजी करते हुए फ्लाइट से टोक्यो पहुंचती है और उस होटल में पहुंचने के बाद यहाँ पर अच्छे से मुआयना करना शुरू करती है। इसी क्रम में ब्राइड को पता चलता है कि ओरेंग इसी के असिस्टेंट का नाम सोफी है, जो आधी चीनी और आधी अमेरिकन है। जब ब्राइड की नजर सोफी पर पड़ती है, तब वह चुपके से इसके पास जाती है और इसे तलवार की नोक पर लेती हुई चिल्लाती हुई कहती है, ओरेंग इसी कहाँ छुपी है कुतिया, बाहर निकल। ब्राइड की आवाज को सुनकर ओरेंग इसी अपने आदमियों के साथ कमरे से बाहर निकलती है, जहां पर इसकी नजर ब्राइड पर पड़ती है, जो सोफिया को अपनी तलवार की नोक पर रखे हुए होती है। अपने सामने ओरेंग इसी को देखकर ब्राइड को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में सोफिया के एक हाथ को काट देती है। ब्राइड के इस बिहेवियर से ओरेंग इसी को काफी गुस्सा आता है और वह अपने एक आदमी मिकी को ब्राइड को मारने के लिए भेजती है। ब्राइड भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और वह एक ही झटके में मिकी की तलवार को अपनी तलवार से काट देती है और फिर अपनी तलवार को मिकी के सीने में घुसेड़ देती है, जिस वजह से मिकी यहीं पर मर जाता है। मिकी के साथ ऐसा होते देख ओरेंग इसी थोड़ा डर जाती है और वह अपने सारे आदमियों को कहकर ब्राइड पर हमला करवाती है।
ब्राइड यहाँ पर एक एक करके ओरेंग के सारे आदमियों पर हमला करती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। ओरेंग के लगभग सारे आदमियों के मरने के बाद भी ओरेंग की पर्सनल बॉडीगार्ड गोगो अभी भी बची हुई होती है, जो इसके पास आती है और इससे लड़ना झगड़ना शुरू करती है। कभी कभी मौसम ये होता है फ्रेंड्स कि गोगो ब्राइड पर भारी पड़ती है, पर आखिरकार ब्राइड अपनी शक्ति को यूज करती हुई गोगो पर हमला करती है और इसे एक ही झटके में मार देती है। गोगो के मर जाने के बाद ब्राइड ओरेंग को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसे देखकर ओरेंग अपनी चाकू निकालती है कि तभी हमें बैकग्राउंड में बहुत सारे गाड़ी की आने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस आवाज को सुनकर ओरेंग मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगा मुझे मारना इतना आसान होगा? ये सारे लोग तो नौसिखिए थे, खिलाड़ी तो अभी आए हैं। इसी क्रम में हम लोग ओरेंग के सारे आदमियों को देख पाते हैं जो हाथ में तलवार लिए हुए होटल के अंदर दाखिल होते हैं और ब्राइड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्राइड अपनी तलवार में ओरेंग के सारे आदमियों की रिफ्लेक्शन देखती है और फिर इन सारे लोगों पर हमला करती हुई काफी देर तक इनसे लड़ने के बाद एक एक करके इन सारे लोगों को मार देती है। ओरेंग के सारे आदमियों को मारने के बाद ब्राइड चारों तरफ ओरेंग को तलाशना शुरू करती है, पर ओरेंग वहां पर नहीं होती है जहां पर वह पहले मौजूद होती है। यहाँ पर ब्राइड ओरेंग को तलाशती हुई होटल के बाहर पहुंचती है जहां पर इसे ओरेंग दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हम लोग ओरेंग और ब्राइड के बीच में काफी देर तक फाइट को देख पाते हैं। कभी ओरेंग ब्राइड पर भारी पड़ती है तो कभी ब्राइड ओरेंग पर भारी पड़ती है। लड़ाई के दौरान ओरेंग ब्राइड के शरीर पर कुछ निशान भी बनाती है, पर ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाती। आगे ब्राइड अपनी तलवार के हमले करती हुई इसके सीने में एक तलवार को घुसेड़ देती है और फिर दूसरे हमले से इसके सिर के ऊपर हमला करती है, जिससे ओरेंग यहीं पर मर जाती है। आगे हम लोग घायल सोफिया को देख पाते हैं, जिसे ब्राइड उठाती है और बर्फ में किसी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देती है ताकि आज जो हुआ है उसकी जानकारी वो बिल को दे सके। फिल्म के लास्ट सीन में हम लोग ब्राइड को एरोप्लेन पर देख पाते हैं जहां पर वह किसी पेपर पर उन 5 लोगों के नाम लिखती है जिन्होंने ब्राइड की फैमिली को मारा था और इसे भी मारने की कोशिश की थी। इन 5 लोगों में ओरेंग, इसी, वर्निटा ग्रीन, बड, इली और बिल होता है। फ्रेंड्स, वर्निटा ग्रीन वही औरत होती है जिसे फिल्म के शुरुआत में ब्राइड ने मारा था और इली वो एक आंख वाली औरत होती है फ्रेंड्स, जो ब्राइड को मारने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई होती है। ब्राइड के द्वारा ऐसा कुछ लिखने के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग घायल सोफिया को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जिसके पास विल आकर मुस्कुराते हुए आवाज में कहता है, तुम्हारा हश्र उसने किया है ना? क्या उसे पता है कि उसकी बेटी जिंदा है? विल के इतना कहते ही यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी किल विल वॉल्यूम 2 में दिखाई गई है, जिसे मैं कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।